नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। जितना पैसा चाहिए उतना मिलेगा, लेकिन हमें सुखविंदर सिंह गोगामेडी के मर्डर वाली रात की कहानी ड्राइवर की जुबानी। कांग्रेस को नए नेता, प्रतिपक्ष की तलाश, दिग्विजय या कमलनाथ, किसकी चलेगी? मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन को गया तो मुंह से पीएम मोदी बोले, मैरिज इन इंडिया की मुहिम चलाए युवा। आसमान में एक ब्लास्ट से गायब होगा सबसे चमकीला सितारा, करोड़ों लोग देखेंगे ग्रहण जैसा नजारा। गाजा के बिन लादेन को घेरकर मारेगा इजराइल, इजरायली सेना ने बनाया मौत का खतरनाक प्लान। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद राजस्थान में राजपूत समाज में भारी आक्रोश है। पुलिस एसआईटी गठित कर जांच में जुटी हुई है। गोगामेडी की हत्या करने वाले दोनों आरोपियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। राजस्थान में राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या ने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया है। पुलिस लगातार मामले की छानबीन में जुटी हुई है। इस बीच हत्याकांड के बाद पुलिस को महत्वपूर्ण इनपुट मिला है। इसमें दोनों आरोपियों रोहित राठौड़ और नितिन फौजी के दिल्ली की तरफ जाने वाली एक ट्रैवल्स बस में रवाना होने की पुष्टि हुई है। यह खुलासा हत्या के बाद डीडवाना से सुजानगढ़ तक कार से छोड़ने वाले ड्राइवर ने किया है। ड्राइवर ने हत्याकांड के दूसरे दिन जब वायरल वीडियो को देखा तो वह उन्हें पहचान गया। बाद में कार ड्राइवर ने डीडवाना पुलिस थाने में आकर इसकी जानकारी दी। ड्राइवर के खुलासे के बाद पुलिस और अलर्ट हो गई है। आरोपियों को सुजानगढ़ छोड़ने वाले ड्राइवर योगेश ने बताया कि डीडवाना में दोनों आरोपियों ने उसकी कार किराए पर ली। इसके बाद उन्होंने सुजानगढ़ ले जाने की बात कही। योगेश ने उन दोनों शूटर को सुजानगढ़ छोड़ा, जहां से उनके दिल्ली जाने वाली एक ट्रैवल्स बस में सवार होने की सूचना है। ड्राइवर ने बताया कि घटना के दूसरे दिन सुबह जब उसकी मां दुकान पर नहीं गई थी तो उसने कारण पूछा तो पता चला कि आज मार्केट बंद है और जयपुर में कोई मर्डर हुआ है। ड्राइवर योगेश ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या का वीडियो देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। योगेश ने गोगामेडी को मारने वाले दोनों शूटर को पहचान लिया। यह वही शूटर थे जिसको योगेश ने सुजानगढ़ छोड़ा था। इसके बाद उसने अपने अंकल को फोन कर घटना की पूरी जानकारी दी। इस पर उसके अंकल ने उसे तुरंत डीडवाड़ा पुलिस थाने में जाकर पुलिस को सारे मामले की जानकारी देने को कहा। योगेश से बातचीत के बाद पुलिस को एक आशा की किरण मिली। पुलिस को उससे जरूरी इनपुट मिले हैं, जिनके आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। ड्राइवर योगेश ने बताया कि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी कार में सवार दो लोग इतने खतरनाक शूटर हैं जो कुछ घंटे पहले जयपुर में किसी व्यक्ति का दिन दहाड़े मर्डर करके आए हैं। इस घटना से अनजान योगेश को दोनों आरोपियों ने डीडवाना से सुजानगढ़ छोड़ने के लिए कहा। इसको लेकर उनके बीच 1500 रुपए में किराया तय हुआ। इस दौरान योगेश ने दोनों आरोपियों के साथ खाना भी खाया। ड्राइवर योगेश की बातचीत के बाद दोनों शूटर के हिसार जाने की संभावना लग रही है। ड्राइवर योगेश ने बताया कि खाना खाने के बाद दोनों शूटर नितिन और रोहित कभी सालासर तो कभी हिसार छोड़ने की बात कर रहे थे। इस पर योगेश ने उन्हें कहा कि हिसार जाने के पैसे अधिक लगेंगे। इस पर दोनों ने कहा कि जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिलेगा, लेकिन हमें हिसार छोड़ दो। इसी बीच सुजानगढ़ में दिल्ली की तरफ जा रही एक ट्रैवल्स बस को देखकर उनका इरादा बदल गया और वह बस में सवार होकर फरार हो गए। ऐसे में संभावना है कि आरोपी राजस्थान से फरार होने के बाद हिसार जा सकते हैं। यह सुराग पुलिस को महत्वपूर्ण दिशा की तरफ ले जा सकेगा। बात करते हैं एमपी इलेक्शन से जुड़ी खबर की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है। इसके बाद सीएम पद के लिए कयास लगाए जा रहे हैं।
उसी तरह कांग्रेस की तरफ से भी नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर भी कयासों का बाजार गर्म है। पूर्व सीएम कमलनाथ के पीसीसी चीफ पद से इस्तीफा देने के बाद चर्चाएं और तेज हुई। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। इतना ही नहीं, पार्टी के साथ तमाम बड़े नेताओं को भी हार का सामना करना पड़ा है, जिनमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भी शामिल है। अब पार्टी की कमी और खामियों की खुलकर चर्चा हो रही है। यही कारण है कि राष्ट्रीय नेतृत्व बड़े बदलाव की तैयारी में है। दरअसल राज्य विधानसभा के चुनाव के नतीजे ऐसे आए हैं जिसकी कल्पना कांग्रेस ने नहीं की थी। वह तो सत्ता का सपना संजोए हुए थी, मगर ऐसा हुआ ही नहीं। कांग्रेस के खाते में 230 सीटों में से सिर्फ 66 सीटें ही आई है। कुल मिलाकर वह 3 अंकों तक भी नहीं पहुंच पाए। इस चुनाव में कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ तक कि कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह तक अपने को हार से नहीं बचा पाए। गोविंद सिंह की सीट लाहौर विधानसभा क्षेत्र को सबसे सुरक्षित माना जा रहा था। हालांकि चुनाव रिजल्ट कुछ और ही आए। सबसे सेफ सीट पर भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। नतीजों के बाद से ही कांग्रेस में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस को वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में सत्ता हासिल हुई थी और इसमें कांग्रेस के संगठन के तौर पर 2 बड़े नेताओं की भूमिका रही थी। पहले पार्टी के अध्यक्ष रहे अरुण यादव और उसके बाद कमान संभालने वाले कमलनाथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पार्टी की राज्य में ऐसी पिच तैयार की थी जिस पर कांग्रेस को खेलना आसान हो गया था और कमलनाथ को राज्य की कमान मिलने के बाद उन्होंने गुटबाजी को खत्म कर दिया, सबको एक साथ किया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस 2018 के विधानसभा चुनाव में बढ़त हासिल कर गई। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता 12 साल से काबिज है, जिसके बाद साल 2018 में सत्ता में आई कांग्रेस अपने को ही नहीं संभाल पाई। नतीजा ये हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया, लिहाजा पार्टी के हाथ से सत्ता खिसक गई। 2018 में सत्ता परिवर्तन और 2023 में पार्टी की करारी हार के बाद कमलनाथ ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके पद से हटने के बाद उनके स्थान पर पार्टी किसी सक्रिय युवा को यह जिम्मेदारी सौंप सकती है। इसके लिए दावेदारों की बात करें तो सबसे पहला नाम अरुण यादव का आता है। उसके बाद उमंग सिंघार, जीतू पटवारी और कमलेश्वर पटेल जैसे नेता कतार में हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष नया बनना तय है। इस पद के लिए बड़े दावेदारों में कमलनाथ के अलावा अजय सिंह है, जो पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। उनके विधानसभा के अंदर आक्रामकता सबके सामने रही है। कमलनाथ अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं बनते हैं तो सबसे बड़ा दाव अजय सिंह का ही होगा। इसके अलावा पार्टी आदिवासी चेहरे के तौर पर उमंग सिंघार को भी यह जिम्मेदारी सौंप सकती है। नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए तो कल पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ के इस्तीफे देने के बाद प्रबल दावेदार माना जा रहा है। यदि वे इसे मना करते हैं तो फिर और दूसरे नेताओं का नंबर लग सकता है। अब देखना होगा कि कमलनाथ का इसको लेकर क्या जवाब आता है। वैसे हार और उनके बयानों के चलते आला कमान नाराज है। इसके अलावा देखा जाए तो रामनिवास रावत की भी चर्चा में बात है। रावत ने विजयपुर सीट से जोरदार वापसी की है। ये नेता भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो पार्टी इन पर भी विचार कर सकती है। आगे बात करते हैं बाला बच्चन। कांग्रेस की 66 जीती सीटों में राजपुर विधानसभा है। आदिवासी वर्ग से आने के चलते इनको नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनका दाव मजबूत है। वहीं यदि कांग्रेस युवा जोश को प्राथमिकता देती है, फिर जयवर्धन सिंह इस मामले में सबसे ज्यादा फिट बैठते हैं। इस युवा नेता ने हैट्रिक मारते हुए तीसरी बार राघोगढ़ सीट से जीत दर्ज की है। ऐसे में जयवर्धन भी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में बड़ी उथल पुथल है और बदलाव होना तय माना जा रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि कमलनाथ कह चुके हैं कि मैं दिल्ली क्यों जाऊंगा। इसका आशय साफ है कि वे मध्य प्रदेश में ही रहेंगे और उनका सारा जोर लोकसभा चुनाव पर रहेगा। देखना होगा कि कांग्रेस आगे किस तरह की रणनीति पर काम करती है।
पीएम मोदी ने उत्तराखंड ग्लोबल समिट में भाग लिया और उत्तराखंड के विकास में योगदान का धन्यवाद दिया। वह राज्य सरकार और बाकी सभी को सफल टनल अभियान के लिए धन्यवाद देने के लिए बोले। उन्होंने कहा कि हम अब देश के फर्स्ट विलेज के रूप में सीमावर्ती गांवों को विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को देहरादून में उत्तराखंड ग्लोबल समिट पहुंचे। सुबह रोड शो के बाद उन्होंने डेलीगेट्स और पब्लिक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वो राज्य है जहां आपके दायित्व और विकास दोनों का अनुभव एक साथ होता है और मैंने तो उत्तराखंड की भावनाओं और संभावनाओं को निकट से देखा है, मैंने उसे जिया है, अनुभव किया है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड वह राज्य है जहां हम दिव्यता और विकास को एक साथ अनुभव कर सकते हैं। देवभूमि यहाँ होने वाले निवेश के नए द्वार खोलने की क्षमता रखती है। आज देश में नीति संचालित शासन और राजनीतिक स्थिरता है। पीएम मोदी ने हाल में जारी हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी कहा कि लोगों ने मजबूत सरकार चुनी है, लोगों को स्थिरता पसंद है, जनता अब स्थिर सरकार चुनती है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं देश के धन्ना सेठ आमिर से कहना चाहता हूँ कि जब भगवान जोड़ियां बनाते हैं तो आप लोग भगवान के चरणों के बजाय बाहर विदेश में जाकर क्यों शादी करते हो। युवाओं को वेड इन इंडिया मूवमेंट्स चलाना चाहिए। यहाँ शादी समारोह करेंगे तो यहाँ विकास होगा। डेस्टिनेशन वेडिंग उत्तराखंड में करिए। वह बोले, एक बार तो मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने गया था तो मेरे मुंह से निकला था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड होगा। इसे अपने सामने घटित होके देखकर मुझे खुशी हो रही है। उत्तराखंड के इस विकास में योगदान देकर मुझे खुशी हो रही है। सफल टनल अभियान के लिए राज्य सरकार और बाकी सभी का धन्यवाद। पीएम मोदी ने कहा कि हम सीमावर्ती गांवों को लास्ट विलेज नहीं बल्कि देश के फर्स्ट विलेज के रूप में विकसित करने में जुटे हैं। आज भारत और भारतीयों को दुनिया जिस उम्मीद और सम्मान से देख रही है उसे हर भारतीय एक दायित्व के रूप में ले जा रहा है। हर देशवासियों को लगता है कि विकसित भारत का निर्माण उसकी जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा संकल्प है आने वाले कुछ समय में इस देश में 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने के लिए मैंने लखपति दीदी अभियान चलाया है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड से 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने का काम तेजी से पूरा हो जाएगा। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। साथियों, आप सभी बिजनेस की दुनिया के दिग्गज हैं और जो बिजनेस की दुनिया के लोग रहते हैं वो जरा अपने काम का स्वॉट एनालिसिस करते हैं। आपकी कंपनी की ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, अवसर क्या है, चुनौतियां क्या है, और आप उसका आकलन कर करके अपनी आगे की रणनीति बनाते हैं। एक राष्ट्र के रूप में आज हम भारत को लेकर ऐसी ही स्वॉट एनालिसिस करें तो क्या पाते हैं? हमें चारों तरफ एस्पिरेशंस, होप, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनोवेशन और अपॉर्चुनिटी ही दिखेगी। आपको आज देश में पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस दिखेगी। आपको आज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए देशवासियों का मजबूत आग्रह दिखेगा। आकांक्षी भारत आज अस्थिरता नहीं चाहता, वो स्थिर सरकार चाहता है। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में भी हमने ये देखा है
और उत्तराखंड ने लोगों ने पहले ही करके दिखाया है। जनता ने स्थिर और मजबूत सरकारों के लिए जनादेश दिया है। जनता ने गुड गवर्नेंस के लिए वोट दिया, गवर्नेंस के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर वोट दिया है। आज भारत और भारतीयों को दुनिया जिस उम्मीद और सम्मान से देख रही है, और अभी सभी उद्योग जगत के लोगों ने इस बात का जिक्र भी किया, हर भारतीय एक दायित्व के रूप में इसे ले रहा है। हर देशवासी को लगता है कि विकसित भारत का निर्माण उसकी अपनी जिम्मेदारी है, हर देशवासी की जिम्मेदारी है। इसी आत्मविश्वास का परिणाम है कि कोरोना महासंकट और युद्धों के संकट के बावजूद भारत इतनी तेजी से विकसित हो रहा है। आपने देखा है कि कोरोना वैक्सीन हो या फिर इकोनॉमी पॉलिसीज, भारत ने अपनी नीतियां, अपने सामर्थ्य पर भरोसा किया। उसी कारण आज भारत बाकी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अलग ही लीग में दिखता है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत की इस मजबूती का फायदा उत्तराखंड समेत देश के हर राज्य को हो रहा है। साथियों, इन परिस्थितियों में उत्तराखंड इसलिए भी विशेष हो और स्वाभाविक हो जाता है क्योंकि यहां डबल इंजन सरकार है। उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार के डबल प्रयास चारों तरफ दिख रहा है। राज्य सरकार अपनी तरफ से जमीनी सच्चाई को समझते हुए यहां तेजी से काम कर रही है। इसके अलावा भारत सरकार की योजनाओं को, हमारे विजन को भी यहां की सरकार उतनी ही तेजी से जमीन पर उतारती है। आप देखिए, आज भारत सरकार 21वीं सदी के आधुनिक कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उत्तराखंड में अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट कर रही है। अगले कुछ दिनों में आसमान में एक अनोखी घटना देखने को मिलेगी। एक अनोखी घटना में आसमान का सबसे चमकता सितारा बेटेग्लियूज गायब हो जाएगा। पूरी दुनिया इस असाधारण घटना को देख सकेगी। वैज्ञानिकों की माने तो यह अपने आप में एक कभी न भूलने वाला पल होगा। आसमान से एक सबसे चमकता सितारा गायब होने वाला है। एक असाधारण घटना के तहत रात के समय आकाश में चमकने वाला सबसे बड़ा और सबसे चमकीला सितारा कुछ पलों के लिए गायब होने वाला है। क्षण भर के लिए यह सितारा इसलिए गायब होगा क्योंकि एक उल्कापिंड उसके सामने से गुजरेगा। इस घटना की वजह से दुनिया एक ऐसे ग्रहण के बारे में जानेगी जिसके बारे में कभी सुना भी नहीं गया था। एक दुर्लभ और कुछ क्षणों के लिए 11 दिसंबर सोमवार देर रात से आकाश में यह घटना होगी और मंगलवार को तड़के तक इसे देखा जा सकेगा। इस घटना को मध्य एशिया के ताजिकिस्तान और आर्मेनिया से लेकर तुर्की, ग्रीस, इटली और स्पेन तक मियामी और फ्लोरिडा कीज और अंत में एक छोटे रास्ते से गुजरते समय मैक्सिको के कुछ हिस्सों में भी देखा जा सकेगा। इस सितारे को बेटलेग्यूज के नाम से जाना जा रहा है। वैज्ञानिक इसे ओरायन तारामंडल में एक लाल विशाल सितारे के तौर पर भी जानते हैं।
जो उल्कापिंड इसके सामने से गुजरेगा उसे लियोना कहा जा रहा है। यह मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य उल्कापिंड बेल्ट में धीरे धीरे घूमने वाली आयताकार अंतरिक्ष चट्टान है। यह एक दुर्लभ खगोलीय घटना में जिसने न केवल अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों को आकर्षित किया है बल्कि वैज्ञानिकों का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा है। बेटलेगेयूस वह सितारा है जो रात में आसमान में सबसे तेज चमकता है। इस सितारे में विस्फोट होने वाला है और उसके बाद यह सुपरनोवा में जाने के लिए तैयार है। वैज्ञानिकों की माने तो पिछले कुछ समय से इसका व्यवहार काफी अनियमित है। इस तारे का व्यास 700 मिलियन मील से ज्यादा है। इसे अपने खास नारंगी रंग के लिए जाना जाता है। खगोल वैज्ञानिकों ने इसे सबसे बड़े ज्ञात सितारों में से एक माना है। खगोलविद इस ग्रहण के जरिए बेटलेगेयूस और लियोना के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। हालांकि यह ग्रहण 15 सेकंड से ज्यादा नहीं होगा। इस साल सितंबर में स्पेन के वैज्ञानिकों की टीम ने अनुमान लगाया था कि उल्कापिंड करीब 34 मील चौड़ा और 80 किलोमीटर लंबा हो सकता है। यह साफ नहीं है कि उल्कापिंड पूरे तारों को गायब कर देगा जिससे पूर्ण ग्रहण होना या फिर इसका सिर्फ कुछ हिस्सा ही कवर होगा। अगर यह पूर्ण ग्रहण है तो वैज्ञानिकों को नहीं मालूम है कि तारा कितने सेकंड में पूरी तरह से गायब होगा। उस स्थिति में तारा 10 सेकंड में ही पूरी तरह से गायब हो जाएगा। इजराइल ने अब गाजा के बिन लादेन को घेर कर मारने का प्लान बना लिया है। इजराइल की सेनाओं की माने तो सोमवार को हर हाल में मारकर ही चैन की सांस ली जाएगी। फिलहाल वह कहाँ है इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। हमास का सीनियर कमांडर सोमवार इजरायल डिफेंस फोर्सेस की हिट लिस्ट में है। सोमवार को 7 अक्टूबर को हुए नरसंहार का मास्टरमाइंड माना जाता है। हमास के उस हमले के बाद से ही इजराइल ने गाजा में युद्ध छेड़ रखा है। सोमवार को गाजा का बिन लादेन भी कहा जाता है। हमास की सुरंगें उसकी सबसे बड़ी ढाल बन चुकी है। आईडीएफ की माने तो इन सुरंगों का प्रयोग हमास के अगले आतंकी हमले की योजना बनाने के लिए ही कर रहे हैं। साथ ही यहीं पर बचे हुए बंधकों को भी रखा गया है। इजराइल अब इन्हीं सुरंगों को सोमवार के मौत का जाल बनाने में लग गया है। पिछले दिनों इस बात का खुलासा हुआ कि आतंकियों को इन सुरंगों के रास्ते इजराइल में दाखिल कराने की साजिश की जा रही है। ब्रिटेन के अखबार द सन को दिए एक इंटरव्यू में आईडीएफ के लेफ्टिनेंट कर्नल पीटर लंडन ने कहा कि सोमवार 7 अक्टूबर के नरसंहार का मास्टरमाइंड है। यह वही इंसान है जिसने उस हमले की फंडिंग योजना बनाई और साथ ही आतंकियों के इजराइल तक पहुंचने और नरसंहार, अपहरण, बलात्कार और इजरायलियों के सिर काटने के जैसे कृत्य के लिए हरी झंडी दी। वह हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर है। हम उसे पकड़ने और कार्रवाई में उसे मारने का इरादा रखते हैं। कर्नल पीटर का यह मैसेज तब आया जब इजराइल की सेनाओं को सोमवार के घर तक भेजा गया था। अधिकारियों का मानना है कि सोमवार घर में छिपा हो सकता है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सोमवार इस समय गाजा के उत्तर पश्चिम खान यूनिस में नंबर 5 स्ट्रीट पर है। आईडीएफ ने उनके घर को पूरी तरह से घेर लिया है। इजराइल के मिलिट्री कमांडर्स ने कसम खाई है कि उनका नया हमला तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सोमवार मारा नहीं जाता। लेफ्टिनेंट लंडन ने खास यूनिस को हमास के सीनियर लीडर्स का स्वर्ग करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जब भी वो शहर में अपने आतंकी अभियान को आगे बढ़ाएगा, आईडीएफ उन सभी को खत्म कर देगी। उनकी माने तो खास यूनिस आतंकियों का अड्डा है। साथ ही अब यह आतंकी साजिशों का केंद्र बनता जा रहा है। ऐसे में आईडीएफ ने अपने ऑपरेशंस को भी बढ़ा दिया है। साथ ही वह अपनी उन कोशिशों में भी विस्तार कर रही है जिसके तहत आतंकियों को उनके घर से निकाल कर ढेर किया जा सके। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।